मैं गुलाबी फेमिनिस्ट हूँ भाई, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि समाज भी रहे, पुरुष भी रहे, परिवार भी रहे और उसके साथ हमारी बात भी रहे। बिल्कुल। हम कभी भी अपने आप को सेकेंडरी नहीं समझते। पुरुष और खरबूजे में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जब तक काटो नहीं पता नहीं चलता मीठा होगा कि नहीं। आज़ादी भी खुद लेने की चीज़ है, छीन कर लेने की चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। है ना। आप कहीं जाते हैं, कहीं काम करते हैं, अगर आपकी काम को दोयम दर्जे का समझा जाता, आप अपने काम से सिद्ध करेंगे कि नहीं मैं प्रथम दर्जे की हूँ। लेखकों में आत्महंता बहुत होते हैं। रविंद्र कालिया ने जब वो इंटरव्यू छापा था, उसका प्रूफ देखकर मैंने रवि से कहा था कि रवि इसमें ये 3 शब्द खराब है। इलाहाबाद बहुत जीवंत था, साहित्यिक दृष्टि से इतना जागरूक शहर मैंने कोई नहीं देखा। दिल्ली में इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी सारी गतिविधियां होती हैं, लेकिन दिल्ली में मैं नहीं पाती कि साहित्य के सरोकार इतने जागृत हैं। और वहाँ पे तो हम लोग की ये होता था कि किसी ने अगर एक शब्द गलत लिखा या किसी कहानी में उसने गलत दृष्टिकोण दिया तो क्यों दिया। दूधनाथ सिंह की जब रीछ कहानी छपी, इतना उसका विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ। नमो अंधकारम कहानी का इतना विरोध हुआ उनके कि स्त्री विरोधी कहानी है। तो मुझे लगता था मेरी माँ का भी दमन हो रहा है। ये चेतना मेरे अंदर शायद ज़्यादा इसलिए आई, मेरी बहन तो इंडिपेंडेंट थी, लेकिन मेरी माँ को मैंने ये देखा कि मेरी माँ हमेशा समर्थन करती थी पापा का। जब मैंने एक दिन मम्मी से कहा भी, जब मैं एमए में आ गई, मैंने कहा मम्मी क्या बात है, हर बात में तुम हाँ जी करती रहती हो। मैं ये मानती हूँ महादेवी वर्मा, शिवरानी देवी ये थी जो कि महिला विमर्श की पुरोधा थी, क्योंकि इन लोगों ने लगातार तर्क किया, इन लोगों ने दलील दी, और बाकी जो थे वो समर्थनवादी जीवन जीते थे। और हिंदी तो मेरे जीवन में आई है, ये पंजाबी जो मुझे मिला रविंद्र कालिया, उसकी वजह से आई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शालिनी शिन्नित और आप देख रहे हैं मेरा रंग। आज मैं एक ऐसे लेखक से बात करने आई हूं जिन्होंने स्त्रियों से जुड़े तमाम विषयों पर लिखा, अपने आप को किसी बात से नहीं जोड़ा। हमारे साथ हैं ममता कालिया जी। ममता दी, मेरा रंग पे आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है जी कि आप तमाम शहरों में रहीं जी, और चूँकि आपके पिताजी अधिकारी जी, जी, थे और बार बार उनके ट्रांसफ़र होते रहे, जी। तो आपका बचपन कैसा रहा? जब जिस तरह ट्रांसफ़र होते थे, नए नए शहरों में जाती थी, तो क्या आपको ये बातें परेशान करती थीं कि अब नए शहर में आ गए, या नए स्कूल, नया शहर, नया दोस्त अच्छे लगते थे? देखिए, वो समय ऐसा था कि बच्चों को हॉस्टल में नहीं डाला जाता था। अच्छा, इतनी आमदनी भी नहीं होती थी सरकारी अफसर की कि बच्चों को वो हॉस्टल में डाले। तो जब सामान बनता था तो हम लोग भी बन जाते थे साथ में। होता ये था कि हम ट्रक के साथ साथ हम भी पहुंच जाते थे, या गाड़ी के साथ साथ हम भी पहुंच जाते थे। और हमें ये पता ही था कि 1-1.5 साल के अंदर हमारा स्कूल बदलेगा। तो इस तरह की परेशानी तो नहीं हुई कभी भी कि माध्यम बदल गया तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पिता हर चीज़ को एक चुनौती की तरह लेते थे। और वो कहते थे क्या है, मराठी पढ़नी है, पढ़ो मराठी, किसने मना किया तुम्हें पढ़ने से। तो ये जो एक तैयारी पापा ने दी थी कि भाई जो करना है वो करना ही पड़ेगा तुम्हें, उसमें कोई चॉइस नहीं है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो हमें उस तरह की परेशानी तो नहीं होती थी, लेकिन थोड़ी परेशानी ये होती थी कि जब नए दोस्त मिलते थे क्लास में तो वो तरह तरह के कमेंट पास करते थे। लड़के, जैसे मैंने जब 8वीं में चश्मा लगाना शुरू किया तो बम्बई में सब लड़के मुझे चश्मिश चश्मिश कहते थे, तो तकलीफ़ होती थी मुझे थोड़ी सी। और कभी कभी मेरे सामने ऐसी मुश्किल गुजराती या मराठी या कोंकणी बोलते थे जिससे कि मैं ना समझूँ बात। तो थोड़ी सी बच्चों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत ये होती थी। मेरी बहन को कम होती थी। अच्छा। तो मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी और बहुत स्मार्ट थी और हिमाकत बहुत थी उसके अंदर, वो तुरंत जवाब वापस देती थी। तो इसलिए वो लड़कों से, हम हमेशा को एजुकेशन में पढ़े हैं, तो वो लड़कों से अच्छा मोर्चा लेती थी और लड़के थोड़े उस पर फिदा भी रहते थे। अच्छा। हमारे साथ ये समस्या भी नहीं थी और ये कन्वीनियंस भी नहीं थी। तो होता ये था कि, लेकिन मैं पढ़ाई में सबको मात कर दी थी। मेरी बहन भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं तो ये करती थी कि जाते ही होता था कि फर्स्ट 5 में मुझे आना ही आना है, क्योंकि उसके बिना हमारे घर में इज्जत नहीं मिलती थी पापा से।
तो ये कह सकते हो कि इतने शहरों में रहने में अच्छा भी लगा। अच्छा होता ये था कि जाते ही नए नए स्वाद मिलते थे खाने के लिए, नए नए तरीके पहनावे देखते थे हम लोगों के, और नई कल्चर एक सामने आ जाती थी। हम पहचानते नहीं थे कि ये कल्चर है, लेकिन हमको बहुत मज़ा आता था देखने में। आज जब दूसरे शहर में जाते होंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से हाँ, महसूस जैसे करते होंगे। नागपुर में गए हम लोग, तो नागपुर में नींबू के अचार को कहते थे लिम्बोचा लोणचा। अच्छा। तो अब ऐसे ये शब्द देखने में सुनने में ऐसे जो गाली जैसा लगता था शुरू में हमको, लिम्बोचा लोणचा। लेकिन बाद में हमको इतनी आदत पड़ गई इस चीज़ की, और बेडेकर के अचार की हमको इतनी आदत पड़ गई मुंबई में कि उसके सिवा कोई अचार अच्छा ही नहीं लगता था। तो छोटी छोटी बातें तो उनमें मज़ा भी बहुत आता था। हाँ, शुरू में थोड़े दिन तकलीफ होती थी, पिछले शहर की जो लड़कियां छूट गई, लेकिन फिर नए दोस्त बन जाते थे, और बचपन में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। हाँ। आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपकी किताबें आपके साथ हैं। अच्छा, पढ़ने का शौक़ जो था वो बहुत बड़ा सहारा था, क्योंकि वही तोल्स्टॉय की कहानियाँ हमें मिल रही थी पढ़ने के लिए दिल्ली में, और वही हमें मिल रही थी नागपुर में, वही मिल रही थी मुंबई में। उस ज़माने में रूसी की किताबों के बहुत सस्ते संस्करण आते थे PPH से। अच्छा। और वो बच्चों की किताबें बड़े बड़े साइज़ की आती थी, अच्छे फेमस राइटर्स की, और उनको हम पढ़ते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि कहानी का जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत अच्छी होती थी हमेशा। तो हमें लिखने पढ़ने ने और माता पिता के साथ ने, पढ़ाई लिखाई ने बहुत हमें वो दिया, सहारा दिया। मतलब वो चीज़ें आपको परेशान नहीं होने दी, ऐसी परेशानी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि ट्रांसफ़र होने के बाद बहुत दिनों तक ये रहता है कि नया स्कूल माता पिता खोज रहे हैं और हम भी एक नए माहौल नहीं, में हमें तो एडजस्ट हो फीस रहे हैं। पकड़ा दी। मेरे फादर को तो टाइम नहीं होता था, तो हमें मुट्ठी में फीस पकड़ा देते थे और कहते वो देखो सामने सेंट जोसेफ स्कूल है, जाओ अपना एडमिशन करा लो। अच्छा। तो हमारी तो मम्मी इंग्लिश जानती नहीं थी, हाँ। तो मम्मी तो साथ जाती नहीं थी बड़ी खूबसूरत, लेकिन बोल नहीं पाती थी। तो हम कहते थे तुम हिंदी बोलोगी तो हमारा अपमान होगा, तो हम चले जाते थे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ, और मुट्ठी में पैसे रख के, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे उस समय, 15-16 रुपये में एडमिशन हो जाता था। तो जाते थे वहाँ पे, वो हमारे कहते थे टेस्ट लेंगे, हम कहते ले लो। तो पढ़ाई भी क्योंकि अच्छे थे, इसलिए कोई दिक्कत ऐसी नहीं हुई कि फादर मदर जो होती थी प्रिंसिपल, मदर सुपीरियर, उसने टेस्ट लिया, हम पास हो गए, हमें नाम लिख लिया। इस तरह से जाने कहाँ कहाँ एडमिशन हुआ है हमारा। अच्छा, खुद से हमने खुद ही एडमिशन करा लिया। ये मज़ेदार है। तो आपने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की और शुरुआत में अंग्रेजी में ही कविताएं लिखी, तो फिर हिंदी की तरफ मुड़ना कैसे हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि मध्यम वर्ग की स्त्रियों के लिए लिखना है, उनकी बातों को लिखना, नहीं, इतनी क्या बड़ी यही बात, माध्यम इतनी बड़ी अच्छा बात नहीं रहेगा? आई दिमाग में कभी। अच्छा। इतनी बड़ी बात कभी नहीं है जो तुम कह रही हो। ये हमारा तो ये था कि क्योंकि पापा का बार बार ट्रांसफ़र होता था, वो भी नॉन हिंदी जगहों में होता था। अब नागपुर में हिंदी स्कूल नहीं मिल सकता, अच्छा। बम्बई में उस समय अच्छे हिंदी स्कूल नहीं थे, और हिंदी स्कूल बहुत डर्टी होते थे, पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी। और मेरे पिता खुद क्योंकि अंग्रेज़ी के विद्वान थे, अंग्रेज़ी में पढ़े, हिंदी में भी पढ़े, दोनों भाषाओं के विद्वान थे। उस ज़माने में हिंदी स्कूलों का वातावरण ख़राब था, बच्चे गाली देते थे, गंदे रहते थे, टीचर्स भी बड़े लष्टम पष्टम होते थे। तो पापा ने शुरू से हमको अंग्रेज़ी माध्यम में रखा, तो उससे हमें कभी स्कूल ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई किसी भी शहर में। और पुणे में गए, पुणे में तो सारा मराठी और संस्कृत और इंग्लिश का वातावरण था। तो हमने शुरू से पढ़ाई इसलिए की इंग्लिश में क्योंकि वो बहुत आसान लगा, और क्योंकि एक माध्यम जब आप जान लेते हैं ना, तब उसमें आसानी, जैसे मुझे हिंदी में कोई कहे धन और ऋण, में आज तक नहीं समझ पाती है धन और ऋण, प्लस माइनस की इतनी आदत पड़ गई है। तो इतनी सारी शब्दावली थी जो हमें अंग्रेज़ी में ही समझ में आती थी, एक चीज़। और हिंदी में लिखना क्यों शुरू किया? हिंदी तो बहुत बाद में मेरे जीवन में आई है, जैसे हिंदी कभी मेरा विषय नहीं रहा आज तक। एक एलिमेंट्री हिंदी होती थी BA में, उसमें किसी तरह से 40% लाई मैं, क्योंकि हमने हिंदी पे ध्यान ही नहीं दिया कभी। वैसे पढ़ते थे सब, प्रेमचंद, जैन, सब पढ़ते थे, पापा किताबें देते थे, घर में किताबें थी, लेकिन कभी पाठ्यक्रम के रूप से नहीं पढ़ा। वो बड़ी नीरस होती थी किताबें। पाठ्यक्रम में वो सूरदास देते थे, वो हों लिखा, मुझे पता ही नहीं कि हों का मतलब मैं ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल का काम था। रावरो, अब जबकि मैं ब्रजभाषी हूँ, ब्रजभाषा मेरी मातृभाषा है,
लेकिन मैंने क्योंकि पढ़ा नहीं तो मैं उस भाषा में कंफर्टेबल नहीं थी, है ना। तो इंग्लिश में ही पढ़ाई की मैंने। और हिंदी तो मेरे जीवन में आई है, ये पंजाबी जो मुझे मिला रविंद्र कालिया, उसकी वजह से आई है। क्योंकि तब तक हिंदी से कोई वास्ता नहीं था हमारा। वही इतना था कि हिंदी में लिख लेते थे, कहाँ कविताएं लिख लेते थे। इंदौर जब गए तो इंदौर में वातावरण हिंदी का था, मालवी और हिंदी, वहाँ इंग्लिश को कोई नहीं पूछता था। अच्छा। तो जब इंदौर पहुँचे तो ये कि चंद्रकांत देवताले, सरोज कुमार, वैद प्रकाश वैदिक और ये सुभिनय लाखे, ये सब लड़के, रमेश बख्शी, ये सब हमारे सीनियर थे, सब हिंदी में ये लिख रहे पढ़ते थे, ये सब हिंदी में लिखते थे। तो इन लोगों को बड़ी तालियां मिलती थी भाई। वहाँ पर एनुअल फंक्शन होता था तो उसमें ये अपनी कविताएं सुना के महफिल लूटते थे। अच्छा, हमको लगा कि अरे भाई हम भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर वहाँ वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ नई दुनिया में राहुल बारपुते नाम के प्रधान संपादक थे, वो बहुत ज्ञाता थे हिंदी के। और वो जब एक बार कई मीटिंग में मिले तो उन्होंने बड़े संरक्षक के भाव से मुझसे कहा कि अरे हिंदी में क्यों नहीं लिखती हो तुम, इतने बड़े विद्वान की बेटी हो तुम, विद्याभूषण अग्रवाल की। तो तब मन में आया कि लिखें, तो फिर मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। इत्तेफाक से वो कविताएं बहुत अच्छी लगी लोगों को, तो मैं हर हफ्ते लिखती थी कविता। तो एक मेरी छपती थी नई दुनिया में, एक छपती थी जागरण में, 2 कविताएं हर हफ्ते छपती थी। तो मैंने लिख लिख के ढेर लगा दिया। वहाँ पर 4 साल रहे हम इंदौर में। ये किस समय की बात थी? उसमें क्या कर रही थी आप? मैं उसमें 1957 से 1961 तक मैंने इंटर और बीए, उस समय 4 ईयर डिग्री कोर्स होता था। इंटर अलग 2 साल और 2 साल का डिग्री कोर्स। तो 4 साल पढ़ी मैं इंदौर में। तो वहाँ मेरे काफ़ी हिंदीकरण मेरा हुआ। वो अलग बात है कि मैं गंभीरतापूर्वक हिंदी में लिखने लगी जब रविंद्र कालिया ने मुझे चैलेंज किया। उन्होंने कहा क्या आपको खाली कविता वविता लिखती हैं और कुछ नहीं करती हैं? और उन्होंने बड़ा मेरे को, जब मैं इलाहाबाद पहुंची हूँ तो बड़ी डांट पड़ी मुझे अपने अंग्रेज़ी के लिए। बहुत डांट पड़ी मुझे। सारे लेखक हिंदी के, अमरकांत जी घर आ जाते थे तो इतना मैं इंग्लिश में, मेरी दो मेरे कविता संग्रह हैं और इंग्लिश की मेरी कविताएं बहुत मकबूल हुई थी। खुशवंत सिंह ने पूरा पेज मुझे दिया था इलस्ट्रेटिव वीकली में, जो कि बहुत बड़ी बात है कि पूरा पेज इलस्ट्रेटिव वीकली में मिल जाए इन खुशवंत जी से। तो उन्हें मेरी कविताएं पसंद थी। निस्सिम एज़ेकिएल एक पोएट थे, उन्हें मेरी कविताएं बहुत पसंद थी इंग्लिश की। तो मैं तो कहती थी उस समय कि मैं तो सपने भी इंग्लिश में देखती हूँ। इतना मेरा इंग्लिश अंग्रेजीकरण था। मैं हिंदी की बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं थी हिंदी को लेकर। अच्छा। फिर जब रविंद्र कालिया मुझे चंडीगढ़ के सेमिनार में मिले और हम वापस लौट रहे थे तो इन्होंने बस में बड़ी हिकारत से कहा कि क्या खाली कविता वविता लिखती हैं और कुछ नहीं करती हैं, ये कहा इन्होंने मुझे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये आदमी अपने को समझता क्या है। तो आपके घर में पढ़ने लिखने का माहौल बहुत था, माहौल था, बहुत आपको माहौल भी था। बहुत फ्रीडम था। जी। लेकिन जब आप बाहर निकली, महिलाओं को देखी, उनकी समस्याओं को देखी, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आपने देखा, तो आपको क्या लगा? मतलब कोई ऐसी बेचैनी हुई कि अरे यार महिलाएं किस तरह परेशान हैं, हमें तो इतनी सारी सुविधाएं हैं? मुझे तो ये परेशानी तो मुझे वहीं से शुरू हो गई जब मैं अपनी सहेलियों से बात करती थी। क्योंकि मैं देखती थी कि जितनी आज़ादी मुझे थी बोलने की, कहीं जाने आने की और गलतियां करने की, वो मेरी सहेलियों को नहीं थी। और ख़ास तौर से जो बेचारी अल्पसंख्यक थी सहेलियां, वो तो हमेशा कहती थी क्या करें जी, अब्बा ने ऐसा कह दिया है। तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। मैंने कहा कि देखो ये बेचारी अपनी बात बोल भी नहीं पाती है, ये लगता था मुझे। तो थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ तब हुई। और बाद में मैंने ये पाया कि समाज में भी, मैं अपनी माँ को भी देखती थी कि मेरी माँ का ये था कि वो पिता के सामने हमेशा समर्थन में रहती थी। और मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था इस बात से। मैंने कहा ये बोलती क्यों नहीं है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है। अब पापा उन्हें कोई बहुत डिफ़िकल्ट डिश बता देते थे बनाने के लिए। रात में लेटे हुए कहते अच्छा तुमने बहुत दिनों से देखो मूंग की दाल का हलवा नहीं बनाया। मम्मी उसी समय दाल भिगोने के लिए चली जाती थी किचन में। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैंने कहा तुम मना क्यों नहीं करती हो, ये रात के समय वो क्यों पूछ रहे हैं कि क्या नहीं किया तुमने। तो मुझे लगता था मेरी माँ का भी दमन हो रहा है। ये चेतना मेरे अंदर शायद ज़्यादा इसलिए आई। मेरी बहन तो इंडिपेंडेंट थी, उसने बड़ी जल्दी शादी कर ली और वो अपने तरीके से जीती थी। लेकिन मेरी माँ को मैंने ये देखा कि मेरी माँ हमेशा समर्थन करती थी पापा का।
जब मैंने एक दिन मम्मी से कहा भी, जब मैं एमए में आ गई, मैंने कहा मम्मी क्या बात है, हर बात में तुम हाँ जी करती रहती हो। तो मम्मी ने ब्रज भाषा में एक बात कही, उन्होंने कहा कि जाई गांव में रहना, हाँ जी कहना। ये मतलब जिस गांव में औरतों रहना का, हाँ, ये औरतों का एक टिपिकल एक तरीका होता है, या औरतों के घरेलूकरण का ये एक तरीका होता है कि उनको पुरुष उनकी आवाज़ ही दबा देता है। और ये बात मैंने एमए तक आने तक और बीए में भी मैंने ये बात मैंने धीरे धीरे होती देखी घटित। मेरी सहेली एक थी, उसकी अरेंज मैरिज हुई, उसको बहुत हस्बैंड पसंद नहीं था, उसकी इनकम पसंद थी। तो बार बार मुझे कहती थी है तो ऐसे ही घामड़ सा है, लेकिन क्या करें, सरकारी अफसर है और कहते हैं कि आईएएस रैंक की सब उसकी नौकरी है। तो मैंने कहा तुम छोड़ कर नहीं देती हो, मना कर दो, नहीं करना इस डैम फूल से शादी। वो कहती नहीं उसका स्टेटस बहुत अच्छा है, तो उसने शादी कर ली। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे पास आती थी तो ये मेरे दिमाग के अंदर एक गोला बनता चला गया इन चीज़ों का, असहमति का स्त्रियों के प्रति, कि स्त्रियों के प्रति नहीं, स्त्रियों के सिंपैथी में कि उनके लिए आफ्टर ऑल कि वो चेंज क्यों नहीं करती अपने को। भाई आफ्टर ऑल बोलने में कोई इतनी ताकत नहीं लगती, ठीक है आप थोड़े अप्रिय हो जाते हैं, थोड़े कम प्रिय रहते हैं आप थोड़े, है ना, तो उसको स्वीकार करो। क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मुझे कोई लोग मीठा रसगुल्ला समझे। क्यों भाई, हमें क्यों गप्पे से खाना चाहते हो तुम। बिल्कुल। तो हम अपनी शुरू से, और क्योंकि मैं डिबेट में बहुत जाती थी और वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलती थी, ज़्यादातर विपक्ष की स्पीकर होती थी मैं। अच्छा। हाँ, तो ये होता था कि मुझे वो लड़ने बढ़ने की और तर्क करने की आदत थी। और वो केवल आदत नहीं थी कि मैं खाली विपक्ष में बोल रही हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ, मुझे अंदर से महसूस होती थी बात। अपनी बहन से भी बहुत लड़ाई होती थी इसी तरह। अच्छा। उससे 2 साल बड़ी थी मेरी बहन। तो जब वो बहुत फैशन से रहती थी और सुपरफिशियल चीज़ों को वो बहुत महत्व देती थी, तो मैं कहती थी ये क्या मतलब है, तुम किस तरह की सोसाइटी में घूमती हो, सारा दिन क्लब डांस ये सब चलता रहता है तुम्हारा। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं है जीवन बिताने का। तो वो अपने तरीके से जीती थी। हमारे घर में सब बहुत मौलिक हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपके समय में क्लब जाना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये उस समय वो ये मानती थी कि वो बहुत क्रांतिकारी है। हाँ, माना ही जाएगा। वहाँ जाके डांस करना, वहाँ जाके गाना गाना, वहाँ जाके तालियां बटोरना। आज के समय में लड़कियां जा रही हैं तो तमाम तरह की बातें उनको हाँ, सुनने को तमाम मिल तरह की रही बात हैं। होती है। आप सोचिए मेरी किस बहन समय बड़ी की बात। अल्ट्रा मॉडर्न थी, वो मल्टीनेशनल में काम करती थी उस समय। बताइए। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कोलकाता की कंपनी है, उसमें बिजनेस मैनेजर थी उस ज़माने में। और वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में थे। मेरे उसके हस्बैंड, मतलब उनको मैं भैया कहती थी। अच्छा, तो क्या उन्होंने भी लव मैरिज किया था? हाँ, वो तो घर से भाग के किया था उसने। 18 साल की उम्र में। मतलब आप दोनों ने क्रांति ही किया है। वो 18 साल की थी। उत्सव में बताएं कि हमने 24-25 साल की उम्र में शादी क्यों की, क्योंकि जिस दिन उसकी शादी हुई 18 तारीख को, 18 साल में, 18 साल की उम्र में, तो उस समय मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। तो पापा ने, नहीं फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में थी मैं। तो पापा ने मुझे यूँ लपेट के अपने से कहा कि बेबी हैज़ चीटेड मी, यू बी फेथफुल टू मी। तो मुझे इतनी, तो मुझे उस समय रोना है और अपने पे इतना नाज हुआ कि पापा मुझ पे इतना विश्वास करते हैं। तब मैंने तभी सोच लिया, मैंने कहा लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है और किसी से कोई लव अफेयर नहीं करना है, केवल पढ़ने में ध्यान लगाना और पापा के सपने पूरे करने हैं। तो वो आधे पूरे किए मैंने कि भाई मैं लेक्चरर हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट इंटरव्यू में मैं हो गई। तो रतलाम कॉलेज में मुझे लेक्चरशिप मिली, उसमें हिंदू कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहली नौकरी आपकी दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की है मेरी। अच्छा। और परमानेंट पोस्ट, और मैं परमानेंट भी हो गई थी वहाँ पर। अच्छा। लेकिन वे मुझे मिले रवींद्र कालिया, तो सब जीवन मेरा बिखर गया, क्योंकि मैं उनके पीछे पीछे बम्बई चली गई नौकरी बिना छोड़े। तो पहली किताब आपकी कब आई? क्या रवींद्र से मिलने के पहले आई कि बाद में, और किस विधा में आई? उनके काफ़ी बाद आई, 4 साल बाद। 1969 में मेरा कहानी संग्रह आया है छुटकारा। अच्छा। और 1971 में आया है बेघर उपन्यास, हाँ, जो अभी तक है। हाँ, बेघर तो बड़ी चर्चे में रही आपकी। मैं उसके बारे में पढ़ रही थी तो वो तो बहुत चर्चे में रही। तो मतलब आपकी पहली कहानी संग्रह आई।
मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपने कालिया जी के साथ लव मैरिज किया जिसमें कि आपके परिवार के लोग शामिल नहीं हुए, तो क्या बाद में उनसे आपके रिश्ते सामान्य हो गए अपने घर वालों से? नहीं नहीं, परिवार के लोग शामिल हुए, लेकिन जिसे कहना चाहिए कि ना खुशी से शामिल हुए, ना राज़ी से, क्योंकि मेरे पिता सोचते थे कि मैं शादी के लिए नहीं बनी हूँ, शादी मेरे लिए नहीं बनी है। और वो ये भी नहीं पसंद करते थे कि ये कहाँ पंजाब में जा रही है, और ये तो ऐसे ही है, लड़का तो यहाँ से वहाँ टी हाउस में घूमता रहता है। मतलब हर एक पिता को अपना दामाद जो कमतर लगता है, और बेटी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो पापा, लेकिन ठीक है कि ये था उनको कि कम से कम साहित्य से रिश्ता रखता है। और मेरे चाचा भारत भूषण अग्रवाल ने कहा कि एक अच्छी बात है कि इसका किसी के साथ स्कैंडल नहीं है। रवींद्र कालिया की क्वालिफिकेशन में उन्होंने ये सोचा कि इसका किसी के साथ स्कैंडल नहीं है। तो शादी में शामिल हो गए थे सब, लेकिन खुशी खुशी नहीं, खुशी खुशी नहीं, मतलब बस ऐसे ही है, खड़े हो गए आके सबके सब, कोई जिम्मेदारी वगैरह किसी ने नहीं ली। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल है कि आप कामकाजी महिलाओं के संघर्षों को बहुत नज़दीक से देखी हैं, और आपको क्या लगता है कि आर्थिक स्वतंत्रता ने स्त्री की वास्तविक मुक्ति दिलाई है जिसकी कल्पना स्त्री करती है, या उस पर दोहरी जिम्मेदारी का बोझ आ गया है? देखो, दोनों चीज़ें हैं, है ना। और ये निर्भर करता है कि हम वज़न को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं या आज़ादी को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, तुम भी और हम भी सुबह काम पर निकलते हैं अपने। जब हम काम पर निकलते हैं तो जाहिर है कि बहुत से काम घर में अधूरे छोड़ के जा रहे हैं, और जहाँ जिस जगह जाते हैं और जहाँ जिस जगह पहुँचते हैं वहाँ के अंदर हम पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं, और वहाँ की समस्याएं अलग होती हैं। मान लीजिए हम पढ़ा भी रहे हैं, हमें सारी क्लासें लेनी है, और क्लासों के लिए पहले घर में 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। एक अच्छे टीचर को बिना पढ़े क्लास में नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो है जाहिर है कि स्त्री के ऊपर दोहरा वजन तो डाल रही हैं। लेकिन जो मुक्ति मिलती है ना, ये जो मुक्ति का स्वाद है, ये मुक्ति का स्वाद जो है ना, ये जिसके जुबान चढ़ गया ना, वो फिर मिटेगा नहीं, और वो फिर उससे हटेगा नहीं। हाँ, चाहे वो भले बोझ को संभालते हुए कर, वजन आपका इधर से उधर होता रहता है, और थोड़ी आप कम परफेक्ट होती हैं दोनों जगह, है ना, लेकिन आप उसको स्वीकार करती हैं। मुझे लगता है कि स्त्री की मुक्ति इसी में है, और स्त्री ऐसी मुक्ति भी नहीं चाहती कि घर की दीवारें रात के 9 बजे तोड़कर और फिर मुक्ति लेना शुरू करें। अपने घर के महफूज रखते हुए भी आप कर सकते हैं, और लगातार मुझे लगता है कि अपने परिवार के साथ भी एक लड़ता भिड़ता जीवंत रिश्ता रहता है ना, वो कहीं अच्छा है, बावजूद इसके कि उसने कहा कि जी आज ये बनेगा, हाँ जी, इतने बजे सो जाए, हाँ जी। तो ये जो हाँ जी वाला जीवन है ना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत किल कर देता है, आपको खत्म कर देता है। सही बात है। तो पुराने समय में स्त्री लेखन को लेके उनकी निजी व्यथा कह के खारिज किया जाता रहा है, कोशिश की जाती रही है खारिज करने की। तो इस पुरुषवादी सोच पर आपकी क्या राय है? क्या स्त्री का अपने अनुभवों को लिखना ही एक राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है, या उसकी अपनी स्वतंत्रता की बात नहीं है? मुझे ये लगता है कि पहले जो लिखा गया, यहाँ तक कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार अपनी कहानियों में लिखा है कि उसने कहानी लिखी, पति को पसंद नहीं आई, राजपूत आदमी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान उनका नाम था शायद, उन्हें पसंद नहीं आई, और उन्होंने कहा ये तुमने क्या लिखा है, तो उसने उसी समय फाड़ के फेंक दी। उसने कहा ये गई मेरी कहानियाँ, बिखरे मोती में वो कहानी है उनकी। अच्छा। और उषा देवी मित्रा ने अपने विल में लिखा कि मेरी मृत्यु पर मेरे साथ मेरी सारी रचनाएं जला दी जाए। आधार नाम की उनकी कहानी याद कीजिए, बहुत पुरानी बात मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बात तो अपने आप में है, क्योंकि हमारे स्त्री लेखन शुरू तो वहीं से होता है, शिवरानी देवी से। शिवरानी देवी ऐसी नहीं थी, वो लड़ती भिड़ती थी, वो तर्क करती थी। मैं ये मानती हूँ महादेवी वर्मा, शिवरानी देवी ये थी जो कि महिला विमर्श की पुरोधा थी, क्योंकि इन लोगों ने लगातार तर्क किया, इन लोगों ने दलील दी, और बाकी जो थे वो समर्थनवादी जीवन जीते थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि इन्होंने स्त्री लेखन की और स्त्री विमर्श की एक नींव रखी,
जबकि चंद्रकिरण सोनरिक्शा ने पिंजरे की मैना लिखी, और जो तुमने अभी बात कही कि व्यथा अपनी लिखती है स्त्रियाँ और क्या, तो ये राजनीतिक वो है क्या चाल एक तरह की, नहीं हस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप। हाँ तो ठीक है, उसने पिंजरे की मैंने लिखी, उसमें कई चीज़ें बहुत बोल्ड है कि उसने पति के विरुद्ध साफ साफ लिखा कि इन्होंने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, मेरी रचनाएं डंप कर देते थे और एडिटर को भेजते ही नहीं थे। उस ज़माने में पोस्ट होती थी, तो ये सारी चीज़ें मतलब थी। तो नहीं छपने देना ही आपकी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं जो है हाँ, बाधित लेकिन किया ये जा रहा है कि मुझे ये लगता है साथ ही साथ कि उनका एक पैसिव विद्रोह था, निष्क्रिय किस्म का विद्रोह था। वो अपने आप जाकर क्यों नहीं डाल सकती थी, पोस्ट क्यों नहीं कर सकती थी अपनी रचना? 1920 में पैदा हुई, 1940 या 1960 में समझिए कि वो बहुत अच्छा लिखने लगी, लंबी उम्र पाई उन्होंने। तो और जैसे विष्णु प्रभाकर के लिए या अमृत राय के लिए उनके पति ने अपमानजनक बातें कह दी कि ये सब तो तुम्हें पसंद करते हैं इसलिए तुम्हें छापते हैं। अब इस तरह के आरोप लगा दिए उन्होंने उस जमाने में, सोचिए उनके पति ने। इस तरह की तो चीजें हाँ हाँ, तो हमेशा ये से रही हैं हाँ, और अभी लेकिन अभी ऐसा हैं। कि हम लोगों के ज़माने में तो ये हुआ नहीं, कि हमें तो बहुत पहले घुट्टियाँ पिला दी थी हमारे परिवार के लोगों ने कि रचना छपने के लिए खुद उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, 20 पैसे का टिकट लगाओ और भेज दो बुक पोस्ट। और वही हमने किया, जीवन भर हमारी रचनाएं छपी हैं 20 पैसे के बुक पोस्ट पे। आज तक कॉपी भी नहीं रखी कि उस ज़माने में फोटोस्टेट नहीं होता था, तो भेज देते। तो कभी आज तक लौटी नहीं, कभी आज तक ऐसे नहीं हो कि नहीं छपी। रवीन कालिया जी के साथ आपका एक लंबा और समृद्ध आपने जीवन बिताया है। तो एक घर में दो बड़े रचनाकार साथ रहे, कभी ऐसा लगा कि किसी ने कहा हो कि हम बेहतर हैं या हम बेहतर हैं, या दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे या पसंद कर रहे थे? अरे हमारा बड़ा मस्त जीवन था, और वो बहुत ही मस्ती वाले और बहुत ही दिलदार आदमी थे। और मैं समझती हूँ कि कोई और होता तो उसके साथ मैं 5 मिनट न रह पाती। ये हमारे बीच में सबसे बड़ी बात ये है कि लेखन को लेकर कभी कोई बात ही नहीं हुई आज तक। और शुरू में उन्होंने एक बार जब मुझे तंज कसा कि भाई आप क्या खाली कविता वविता लिखती हैं, इसके अलावा उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया मैं क्या लिखती हूँ। भाई मैंने तो इतना लिखा, विवाह के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, पुरुष के विरुद्ध, मेरी तो इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, और न जाने कितनी मेरी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें कि पुरुष को एकदम से मिट्टी में मिला दिया गया है। तो कई बार लोगों ने रवि से ये भी पूछा कि भाई ममता इतना विवाह के विरुद्ध लिखती है तो आपको तकलीफ नहीं होती? तो रवि ने कहा मेरे कपड़ों को भी नहीं छूती उसकी रचनाएं। रवि ने कहा कि वो तो एवरेज विवाह के विरुद्ध लिखती है, हम एवरेज थोड़ी है। क्या बात है। तो रवि ने कहा वो एवरेज पुरुष के विरुद्ध लिखती है, मैं एवरेज नहीं हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आप सोचिए, वो 6.25 फुट लंबे आदमी थे और उनकी वैसी ही उनकी कॉन्फिडेंस थी और मस्ती थी। जब कोई आता था रचना मांगने, और अक्सर इलाहाबाद में तो होता है ना कि कॉलम लिखवाने के लिए माया वाले आ रहे हैं, मनोरमा वाले आ रहे हैं, जी कॉलम लिख दीजिए। मेरी कॉलेज में बहुत तनख्वाह कम थी, तो मैं भी सोचती थी थोड़ी सी इनकम हो जाएगी। उस ज़माने में बहुत अच्छा पैसा मिलता था लिखने का। हाँ, माया 1000 रुपये देती थी, मनोरमा 750 रुपये देती थी। किस सन की बात कॉलम बता लिखने रही हैं? के 1000 रुपये? अरे कोई बहुत वो वैसी बात नहीं, 1975 से आगे की, 1980 की बात बता रही हूँ मैं आपको ये। तब भी 1000 रुपये बड़ी हाँ, चीज़ थी, एक कॉलम मैं का। तो अब जैसे माया पाक्षिक थी तो मुझे 2000 रुपये मिल जाते थे, और 750 रुपये मनोरमा से मिलते थे हर महीने। मैं और रविवार में कॉलम लिखती थी, इंडिया टुडे में लिखती थी, यानी मैं 4000 रुपये महीने कमाती थी कॉलम लिख के उस ज़माने में। आज 400 भी नहीं कमाती हूँ। मतलब पत्रकारिता का वो बुरा हाल है अब। उस ज़माने में मांग मांग के लेते थे। राजकिशोर तुरंत चिट्ठी भेजते थे, इस बार कॉलम नहीं आया, जल्दी भेजिए जल्दी भेजिए। तो फैक्स किया जाता था उस ज़माने में, और कोई तरीका नहीं था, तो फैक्स करते थे सिविल लाइन्स जाके हम लोग। तो ये कि बहुत अच्छा जीवन जिया हमने। और रवि का सबसे अच्छा ये था कि रवि लिखने के प्रति बहुत आलसी थे। लिख तो दी उन्होंने इतनी किताबें, और खुदा सही सलामत है, इतना बड़ा उपन्यास, लेकिन वो मस्ती में जीते थे। शाम के 7 बजे उनके दोस्त आ जाते थे, कोई ना कोई, विभूति राय हैं और दुनिया भर के देवी प्रसाद त्रिपाठी, और जाने कुछ तो रेगुलर्स थे, बाबूलाल शर्मा हैं, पत्रकार ज़्यादा होते थे। उनके साथ बैठ गए, जाम टकरा रहे हैं, गप्पे हो रही है। और आपको बताएं, वो जब हाथ में आपके ग्लास हो तब आप
आप इतने मौलिक हो जाती हैं, इतनी नई नई बातें सोचती हैं, तो लेखन क्या चीज़ है उस समय? आप तो शहंशाह होते उस समय। तो रवि के साथ ये मज़ा आता था मुझे, और मैं ऊपर बैठी लिख रही हूँ। तो मैं कभी कभी नीचे आती थी, थोड़ी देर के लिए आती थी नीचे, मेरा कोई विरोध नहीं था, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता था, अभी बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो बच्चों को भी देखना, उनकी पढ़ाई देखनी, उनको भी ब्रिलियंट बनाना है, क्योंकि उनका कैरियर का सवाल है। और बच्चे ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे कि मैं बहुत देर नीचे बैठूँ ठाकों के बीच में। और दोनों बड़े पजेसिव थे मुझे लेके, बड़ा वाला तो बहुत पजेसिव था मुझे लेकर। बेटा, हाँ, मेरी मम्मी मेरे पास रहेगी, इस तरह से। तो आपने तमाम विषयों पे लिखा महिलाओं के, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा कि मैं स्त्रीवादी हूँ? हाँ, नहीं कहा। मैं कहती हूँ कि मैं यूँ क्योंकि देखिए ना, आज के समय में जरा सा कोई स्त्री के बारे में कोई लड़की गंभीरता से लिख देती है, कोई उनके विषयों तो वो अपने को स्त्री विमर्श का मानती है। हाँ, और फेमिनिस्ट अपने आप को हाँ, अपने को फेमिनिस्ट कहती है। तो ये भी एक फैशन है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि फेमिनिज्म वो नहीं है कि जो आप बोट क्लब मैदान में जाकर या आप किसी भी गैदरिंग में जाकर और जोर जोर से चिल्लाएं कि हम पुरुषों के विरुद्ध हैं, और पुरुष हमारा शोषण कर रहे हैं, पुरुष हमारा दमन कर रहे हैं। मैं नहीं सोचती कि स्त्री विमर्श इसको कहते हैं। स्त्री विमर्श एक स्त्री की स्थिति पर विचार करने की बात है, और स्त्री को कैसे हम ज़्यादा लिबरेट कर सकते हैं, यानी उसको कैसे और आज़ादी दिला सकते हैं। अच्छा, आज़ादी भी खुद लेने की चीज़ है, छीन कर लेने की चीज़ है ना। आप कहीं जाते हैं, कहीं काम करते हैं, अगर आपकी काम को दोयम दर्जे का समझा जाता है, आप अपने काम से सिद्ध करेंगे कि नहीं, मैं प्रथम दर्जे की हूँ। हमने ये सिद्ध किया। जब हम पढ़ाते थे तो हमने कहा आई एम द बेस्ट, और हमें MA की क्लासेस पहले ही साल में मिल गई पढ़ाने के लिए। जब मैं बॉम्बे में गई हूँ और क्रिटिसिज्म का पेपर मिला है, जो सबसे मुश्किल माना जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म, तो हम तो एक चैलेंज स्वीकार करते हैं। देखिए, स्त्री विमर्श इसमें नहीं है कि आप कितने फैशन से और कितनी अपनी बातों को चिल्ला के बोलते हैं, नहीं, आप अपने को साबित कीजिए, अपनी क्षमता को साबित कीजिए। और जब क्षमता को साबित करेंगे तो दूसरा आदमी ये नहीं सोचेगा आप उसके विरुद्ध हैं, वो आपकी बात को प्रभावित होगा, स्वीकार करेगा, बल्कि आपका सहयोग भी करने लगेगा कि ठीक है, तुम आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि फिर वो एक इक्वल फुटिंग पे आएगा। और मुझे ये लगता है कि स्त्रीवादी नहीं, मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैं गुलाबी फेमिनिस्ट हूँ, समझे ना। एक तो था लाल भभूका, जिसको देख के सांड भड़क जाए तो पुरुष भड़क जाए, और मैं गुलाबी फेमिनिस्ट हूँ भाई, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि समाज भी रहे, पुरुष भी रहे, परिवार भी रहे, और उसके साथ हमारी बात भी रहे। बिल्कुल, हम कभी भी अपने आप को सेकेंडरी नहीं समझते, हम अपने आप को कभी भी ना दूसरे दर्जे का नहीं समझते। बिल्कुल। तो विवाह संस्था को लेके तमाम तरह की बातें होती हैं कि विवाह संस्था में ये कमियां हैं, ये गड़बड़ियां हैं, और कोई कहता है कि वो कीचड़ है, तो कोई कुछ कहता है, तमाम तरह की बातें विवाह संस्था को लेके होती हैं। तो मुझे लगता है जो कि विवाह संस्था गड़बड़ नहीं है, विवाह संस्था में जो दुश्वारियां हैं उस पे बात होनी चाहिए, ना कि विवाह संस्था को खारिज करना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं, विवाह संस्था को तो खारिज करना मुश्किल है, क्योंकि फिर लिव इन टुगेदर रह जाता है। देखिए विकल्प, क्योंकि स्त्री पुरुष के बिना तो नहीं रह सकती एक स्टेज के बाद, और आपको चाहिए, आपको एक समाज चाहिए, प्रेम चाहिए, आपको स्वाभाविक संबंध चाहिए, उसके बिना तो कोई भी जीवन नहीं जिया सकता। अब आप 8 दिन के लिए पुरुष कहीं चला जाए तो नीरस लगता है जीवन, और खाना भी नीरस लगता है उसके बिना। पता नहीं चलती क्या बनाया, अकेले के लिए खाना बनाना भी थोड़ा लगता है कि कुछ भी बना लो, अंडा ब्रेड खा के सो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये तो मैं कहूँगी कि विवाह संस्था तो एक स्वाभाविक सी चीज़ है, आवश्यक ना भी हो, स्वाभाविक सी चीज़ है। और जिन्होंने विवाह नहीं किया, मेरी जानी कितनी फ्रेंड्स हैं, मेरी जितनी विवाहित दोस्त हैं उससे ज़्यादा अविवाहित दोस्त हैं मेरी, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में लड़कियां बड़ी आसानी से अपने को पहले अकेला रखती हैं, और उस समय अपने को समझती हैं सरताज, क्योंकि उन्हें ड्रामा में भी पूछा जाता है, और डिबेट में भी पूछा जाता है, और संबंधों में भी पूछा जाता है। और अब 65 की उम्र में जब रिटायर हो गई हैं, वो मुझसे कहती है ममता जी कोई पार्टनर बताइए। मैंने कहा अभी इस उम्र में पार्टनर कहाँ से ढूंढूं तुम्हारे लिए। सही बात, देखो कितनी अजीब बात है ये, हाँ, कि आपको कभी ना कभी जीवन में पार्टनर चाहिए। बिल्कुल।
अपने दुख सुख को, अपने अकेलेपन को, या और अपनी मस्ती को बताने के लिए, अपने इरादों को बताने के लिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि विवाह संस्था होनी चाहिए, लेकिन विवाह संस्था में सुधार होना चाहिए। हाँ, उनकी दुश्वारियों पे बातचीत विवाह होनी चाहिए। संस्था जब जिस समय लड़की को विवाह के लिए ले जाया जाता है या विवाह के लिए तैयार किया जाता है ना, उसी समय ये जो इतनी पच्चीकारी उसके की जाती ना, टिपके लगा के, और उसको एक दुल्हन रूप जो दिया जाता है, मुझे लगता है ये गलत है, हमें नहीं दिया गया ऐसा। अच्छा, तो जब बात इस पे चली है विवाह और विवाह संस्था की दुश्वारियों पे, पता नहीं कैसे कोई एक पुरुष के साथ पूरा जीवन गुजार देता है। मैंने कहा था ये? नहीं, उन्होंने कहा अच्छा, था। उन्होंने कहा था। उन्होंने अच्छा, कहा था। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप रवीन जी के साथ ही पूरा जीवन गुजारी हैं, तो मुझे जो लगता है, मैं इसको श्योरिटी से नहीं कह सकती। बेटा बोलिए बोलिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में एक पुरुष के साथ जीवन गुजारना बड़ा कुछ मतलब पुरानी बात हो गई, या कुछ ऐसी बात हो गई कि नहीं हो सकता ऐसा? देखिए, इसका सारा दारोमदार तो पुरुष पे है कि पुरुष कैसा निकलता है, क्योंकि पुरुष और खरबूजे में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जब तक काटो नहीं, पता नहीं चलता मीठा होगा कि नहीं। तो ये आप ये जब कोई कहता है कि पता नहीं सारा जीवन एक पुरुष के साथ बिताया जा सकता है, तो इसका विलोम भी सच है कि क्या पूरा जीवन एक स्त्री के साथ बिताया जा सकता है? हाँ। स्त्री भी बीच बीच में बहुत बेमज़ा लगती है, पुरुष भी लिख सकता है, लेकिन आप अकेले एक पुरुष से संबोधित नहीं है। पुरुष के साथ आज कितने उसके मित्र हैं, परिचित हैं, उसके रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, उसके पड़ोसी हैं, अड़ोसी हैं, उसके दफ्तर के काम करने वाले हैं। पुरुष अकेला नहीं है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो पुरुष एक पिता भी बन जाता है, और इतनी सारी भूमिकाओं में वो होता है घर में, और घर की आधी अर्थव्यवस्था तो वो चलाता है। ये तो कोई भी स्त्री नहीं कह सकती कि भाई सारी अर्थव्यवस्था मैं चला रही हूँ। बहुत रेयर होगा। हाँ? बहुत रेयर होता है। हाँ। वो बेचारा फिर भी कुछ तो सहयोग करता है। भाई आजकल तो हाउस हस्बैंड होने लगे हैं कि भाई वो पूरा घर संभालेगा, आप जाइए काम पे जाइए। तो आप ये देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि ये भी एक सामंती, ये एक विलोम सामंती दृष्टिकोण है। जब हम कहते हैं कि क्या सारा जीवन एक पुरुष के साथ बिताया जा सकता है, क्या सारा जीवन एक स्त्री के साथ बिताया जा सकता है? स्त्रियां तो और जल्दी रंगहीन होती हैं, मैं ये कहूँगी। स्त्रियों के अंदर तो जड़ता जो है, जो राजेंद्र यादव जिस बात की बात करते थे, जड़ता का आनंद कूट कूट के भरा। मेरे आसपास इतनी स्त्रियां हैं, लेटी रहती हैं बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि घर में 2 नौकर काम कर रहे हैं, उनके पति आज्ञाकारी यहाँ से वहाँ घूम रहा है, बाजार जा के कार में सब्जियां ला रहा है, चीज़ें ला रहा है। तो मैं समझती हूँ ऐसी जड़ औरत के साथ अगर वो रह लेते हैं तो इनाम तो उन्हें मिलना चाहिए। नहीं, आपने पूरा वही पलट दिया। हाँ। सवाल का। बहुत बढ़िया। स्त्री विमर्शवादी यही करते हैं कि वो अतिरेक में चले जाते हैं। स्त्री विमर्शवादी जितने भी हैं, स्त्रीवादी जब भी कोई सवाल खोजते हैं, वो ऐसा सवाल खोजते हैं जो कि अतिवाद और अतिरंजना और अतिरेक में ले जाता है। ये गलत है। कि समाज तो संतुलन से बना, भाई समाज तो दोनों से बना है, और हम अपने सहमतियों को अपने पास रखते हैं। मान लीजिए कोई बात है, वो कह रहे हैं, उन्होंने जब गालिब छोटी शराब लिखा, अपनी पुस्तक लिखी, मैंने कहा ये स्टूपिड किताब क्यों लिख रहे हो? जाने मैंने कितनी बार उन्हें डांटा। मैंने कहा अपनी बेवकूफ़ियाँ खुद ही लिखे जा रहे हो। तो वो नहीं माने, क्योंकि उन्हें नहीं मानना था। और जब वो मुझे कुछ कहते थे कोई चीज़ कि भाई ये क्यों लिख रही है तो फालतू में, जब मैंने कल्चर वल्चर लिखा तो वो कहने लगे क्यों बखिया उधेड़ रही हो तुम भारतीय भाषा परिषद की। तो मैंने कहा नहीं, लिखूंगी नहीं तब तक गुस्सा नहीं खत्म होगा मेरा। तो मैंने लिखी। तो हम लोग तो असहमत होते हुए भी लिखते थे। हाँ, बिल्कुल। तो एक आपकी कहानी है, इसी से रिलेटेड आगे बात बढ़ रही है, तो कि वो क्या है, सीट नंबर 6। अच्छा। सीट नंबर 6 में एक सिंगल लड़की होती है, हाँ, जो ट्रेन में सफर ट्रैवल कर रही है। हाँ, ट्रैवल कर रही है, और उसको सामने बैठे परिवार के लोगों से एक तरह की खींच होती है कि भाई क्या किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और उसके पहले का जो भी उसके टिकट का संवाद है वो बड़ा सुंदर है कि क्यों मतलब नीचे की बर्थ ले लिया, ऊपर का ले लिया होता तो चैन से रहते टाइप का। और बाद में जब बहुत सारे चीज उसको खींच पैदा करता है शादीशुदा लोगों का। पति, हाँ, पति जो है बड़ा खुश होता है। जो दूसरी औरत आती है जिसको ये बार बार थुल और मोटी कहती हैं, उसका पति आता है तो उनसे इनका अच्छा संवाद रहता है, फिर इनको मतलब बड़े अच्छे से बातचीत करता है।
और ऊपर सीट भी दे देता है, वो नीचे अपनी पत्नी के लिए मांग लेता है, उनसे आग्रह करके मांग लेता है। और फिर जब बाद में नीचे उतरती है, कुछ चीज़ गिरी होती है जिससे फिसलती है और वो संभाल लेता है। हाँ। उसके बाद उसका जो वो है पूरा व्यवहार है उस महिला के प्रति और करीब करीब सभी के प्रति बदल जाता है। तो एक सिंगल रहते हुए वो अपने आप को इस तरह वहाँ पे सुपर महसूस कर रही थी, एक तरह से देखा जाए तो। क्या आज की जो सिंगल लड़कियां हैं, देख रही हैं बहुत सारी लड़कियां आजकल सिंगल रह रही हैं, ये अच्छी बात, मुझे अच्छी बात लगती है। तो क्या आज भी वही चीज़ें लड़कियों के अंदर आप देख रही हैं और उस समय भी थी जब आप लिख रही थी ये बात कि सिंगल लड़की अपने आप को एक अलग सुपीरियरिटी उसमें है कि हम बहुत सुपर हैं? ये तो मानवीय चीज़ है। मुझे लगता है कि सीट नंबर 6 कहानी में मैं तो अक्सर कहानियाँ तो मुझे ट्रेन में मिल जाती, बस में मिल जाती हैं, टैक्सियों में मिल जाती हैं, कहानी तो कहीं भी पड़ी मिल जाती है मुझे, है ना। और ये कहानी तो एक वास्तविक घटना पे थी उस समय, और भले ही वो सिंगल लड़की मैं थी, लेकिन इससे क्या, मैं देख रही थी कि वही जो तुम कह रही हो कि पूरा जीवन एक स्त्री के साथ, पुरुष के साथ बिताया जाता, उतनी मोटी उसकी स्त्री और वो उतनी उसकी चिंता कर रहा था। तो आप ही देखिए, ये अपने आप की कल्पना करें और आप नीचे एक तनवंगी लड़की सोई हुई, उसकी उसे कोई चिंता नहीं है चली, लेकिन जब वो गिरने लगती है तो आप समझिए कि वो हस्बैंड उसे पकड़ता है। आप ये देखिए, ये कितनी एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि एक सिंगल लड़की जिसके जीवन में कोई पुरुष स्पर्श नहीं है, एक पुरुष स्पर्श से वो कितनी कोमल हो जाती है अंदर से। ये एक चीज़, ये मैं आज तक देखती हूँ, मेरी इतनी अविवाहित स्त्री या दोस्त हैं जिनको मैं देखती हूँ कि वो एक बड़े नॉर्मल और बड़े एक मामूली किस्म के व्यक्ति के प्रति भी वो इतनी सदैव हो जाती हैं, वो अपने ड्राइवर के प्रति इतनी एंगेज्ड हो जाती हैं, वो कहती तुम ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो। मतलब वो हम इतने उदार नहीं हो पाते अपने ड्राइवर के साथ या अपने किसी सहयोगी के साथ जितना वो हो जाती है। क्योंकि देखिए, वो एक कामना होती है, एक स्त्री के अंदर एक कामना भी ये होती है कि हमें कोई सराहे और हमें कोई रक्षा दे, भले 2 मिनट की दे। वो एक स्पर्श होता है जिससे कि वो लड़की अचानक इतनी कोमल हो जाती है, और ये बहुत ही स्वाभाविक है, चाहे वो 21वीं सदी आ जाए, चाहे मैं कहूँगी 22वीं सदी आ जाए, ये कोमलता बनी रहेगी। और ये नहीं होगी तो हम लोग लेडी मैकबेथ बन जाएंगे। जीते जी इलाहाबाद की बात हो रही थी कि उसमें पूरे दौर की बातें हैं। तो किस तरह आप उस समय में इलाहाबाद में जिस तरह की भागीदारी स्त्रियों की थी साहित्य में, और आज जिस में क्या बदलाव देख रही हैं? अब की तो मैं ज़रा कम जानती हूँ, लेकिन उस समय 1970 से 2003 तक जब हम रहे, इलाहाबाद बहुत जीवंत था। साहित्यिक दृष्टि से इतना जागरूक शहर मैंने कोई नहीं देखा। दिल्ली में इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी सारी गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन दिल्ली में मैं नहीं पाती कि साहित्य के सरोकार इतने जागृत हैं। और वहाँ पे तो हम लोग की ये होता था कि किसी ने अगर एक शब्द गलत लिखा या किसी कहानी में उसने गलत दृष्टिकोण दिया तो क्यों दिया। दूधनाथ सिंह की जब रीछ कहानी छपी, इतना उसका विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ। नमो अंधकारम कहानी का इतना विरोध हुआ उनके कि ये स्त्री विरोधी कहानी है। तो ये हर एक शहर में नहीं होता इतना कि किसी रचना को लेकर मरने मारने की नौबत आ जाए। तो दूधनाथ सिंह को बहुत आलोचना सहनी पड़ी इन चीज़ों की। इसी तरह से मैंने जब अंग्रेज़ी कविताएं, मेरे 2 संग्रह आए थे राइटर्स वर्कशॉप से, तो अमरकांत जी ने मुझे इतना डांटा कि तो क्यों लिखी है तुमने कविताएं, ये कविताएं तो शून्यवाद की ओर ले जा रही है, निहिलिज्म की ओर ले जा रही है। तो क्या तुम किसी चीज़ में विश्वास नहीं करती, तुम्हारा किसी चीज़ में विश्वास नहीं है। वो डांट लगाई उन्होंने, वो डांट लगाई कि लगे खबरदार जो ऐसी कविताएं लिखी आगे। अब हमसे बड़े थे, उन्होंने कहा, और फिर वाकई में इतनी डर गई ना, मुझे लगा कि ये कविताएं अगर खारिज करती हैं सारे समाज के संबंधों को तो मुझे नहीं लिखनी चाहिए। तब मैंने लिखना कम कर दिया इंग्लिश में, और जो लिखी वो छपवाई भी नहीं। तो अभी इस समय युवा पीढ़ी की लेखिकाएं जब बेबाकी से देह पर स्त्री की यौनिकता और अपने अधिकारों पर लिख रही हैं, तो उन्हें
तमाम तरह के उन पे सवाल उठते हैं जी। और ट्रोल किए जाते हैं। हाँ। मतलब बहुत बुरी हाँ, तरह से मालूम है, गंदी हाँ, भाषा में मालूम ट्रोल है, किया हाँ, जाता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें दोनों बातें हैं। युवा पीढ़ी जो लिख रही है, युवा नहीं, अधेड़ भी लिख रही है हाँ, बहुत सी। अधेड़ भी लिख रही है, वो लेकिन अपने को युवा युवाओं के लिए कहलाने थोड़ी के लिए चिंता हो रही है क्योंकि लेकिन मुझे ये लगता है कोई यौनिकता की बात ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं करते। मैंने तो बेघर में इतनी पहले यौनिकता का प्रश्न उठाया था और यौनिक शोचिता का प्रश्न मैंने उठाया था, लेकिन आज उसको मुझे लगता है कि बहुत ही एक निरावृत या अनगढ़ तरीके से पेश किया जा रहा है। मुझे ये लगता है यौनिकता को पेश करने का भी एक ढंग होता है। जैसे हमें ये लगता है आज भी कि नदी के द्वीप में भुवन और रेखा के बीच में जो यौनिकता है वो कहीं ज़्यादा ग्रेसफुल है, वो कहीं ज़्यादा स्वीकार्य है, बावजूद इसके कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी उपासना की, शायद ज़िंदगी एक स्क्रिप्ट भर। उसमें पता चला कि वो स्त्री के सैनिटरी टॉवल को उछालता घूम रहा है लड़का। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही बैड टेस्ट में है। कम से कम हमें थोड़ी सी जीवन के प्रति रुचि, या मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी सी एक सौंदर्य दृष्टि होती है जीवन के प्रति, उस सौंदर्य दृष्टि को ख़त्म नहीं करना चाहिए। यौनिकता की बात ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, और यौनिकता आज जितनी बढ़ी उतनी कब कहाँ बढ़ेगी। रील देखिए आप, बच्चे देखते रहते रील बैठे हुए, बच्चे पूछते रहते ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम लोग कहते भी मत देखो तुम इसको। तो यौनिकता अपने आप में जाहिर है कि वो रहेगी, लेकिन उसको पेश करने का एक तरीका भी तो होता है, सलीका भी तो होता है। जीवन में जैसे आप खाना खाते हैं तो आप एक सलीके से खाना खाते हैं, आप कढ़ाई में नहीं खाना शुरू कर देते हैं, आप उसे एक तरीका देते हैं, अच्छे से सजा के कटोरी में दाल, हाँ, सब्जी। इसी प्रकार यौनिकता को भी मुझे लगता है कि एक अलग तरीके से पेश करना पड़ेगा आपको। यौनिकता अगर है युवा पीढ़ी की तो उसको मैं खारिज नहीं करती हूँ, लेकिन उसका तरीका इस समय थोड़ा सा भौंडा लग रहा है मुझे, अनएस्थेटिक है वो, और उसमें सरोकार भी सीमित हो जाते हैं, क्योंकि पुरुष या पाठक जो भी है वो उस शब्द को लेकर तो बहुत आंदोलित हो जाता है, लेकिन जो इशू है आपका, जो आपका सरोकार है, वो पीछे चला जाता है, वो धूमिल हो जाता है। इस चीज़ की मुझे शिकायत है, क्योंकि आपने लिखा तो था इसलिए ताकि आप ये बता सके कि स्त्री जो है इन चीज़ों से गुजरती है और आपको उनकी ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ें बीच में हमने बहुत लगातार देखा, किसी ने कुछ फ़ोटो डाल दिया, किसी ने किस तरह की फ़ोटो, किसी तरह की फ़ोटो डाल दी, तो उसमें पुरुषों में ख़ास तौर से मुझे देखने को मिला उनके कमेंट में। तो कुछ पुरुषों ने कहा कि मतलब ये जो है बड़ा ख़राब तरीका है, कुछ ने कहा कि बहुत अच्छा है, कुछ ने कहा कि ये महिलाओं को अपने को हाईलाइट करने का एक अपना तरीका है जो कि ठीक नहीं है। पर्दे में रह के जो बातें कही जा सकती हैं उसको इतना नंगेपन से नहीं कही जानी चाहिए। तो इस तरह की भी बातें हाँ वो सारे फोटोओं पे, तस्वीरों पे आई इस तरह की बातें कहने सुनने में। एक अगला सवाल आपसे और रविंद्र कालिया जी के बागर्थ में संपादक रहते हुए एक सवाल है। मैत्री पुष्पा जी की किताब है वो सफ़र था कि मुकाम। कौन सी? वो सफ़र था कि मुकाम। अच्छा, हाँ, तो उसमें उन्होंने लिखा है और उन्होंने बातचीत में भी मुझसे ये बात कही थी। लगातार जब ये लॉकडाउन था, हम लाइव कर रहे थे तो उनसे बातचीत होती थी, तो उन्होंने कहा था कि विभूति नारायण राय जो है, एक इंटरव्यू में उन्होंने महिलाओं को, लेखक महिलाओं को छिनाल शब्द कहा था अपने इंटरव्यू में, और रविंद्र जी ने उसे छाप दिया था। तो क्या उस समय आपके अंदर कुछ ऐसा द्वंद्व चला कि अरे ये मेरा पति है, छाप दिया, मैं इसके खिलाफ जाऊं या नहीं, विरोध करूं या नहीं करूं? क्योंकि वो आरोप लगाती हैं आप पे कि आप जो है अपने पति के साथ खड़ी रही, महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हुई। अरे पति तो छोड़िए, पति शब्द तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि पति शब्द में उनका आरोप इसी तरह है। पूंजीपति और भूपति दोनों की गंध आती है।
तो मैंने पतिवती तो उसे कभी माना नहीं, मैं तो उसे अपना दोस्त माना, रवींद्र कालिया को। हाँ। और मैंने ये मांगा ना कि रवींद्र कालिया ने एक बेवकूफ़ी की, क्योंकि बेवकूफ़ी जिसे कहना चाहिए नादानी तो विभूति राय की थी। और विभूति राय क्योंकि पुलिस में थे, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और गाँव की भी उनकी पृष्ठभूमि है, तो छिनाल शब्द गाँव में तो यूँ ही बोल देते हैं बच्चों को, छोटी लड़कियों को कहते हैं छिनाल इधर आ, इस तरह से। मैत्रेयी पुष्पा की अपनी रचनाओं में छिनाल शब्द कम से कम 20 बार मैंने पढ़ा है, क्योंकि वो गांव की पृष्ठभूमि की है, उसमें कोई कभी हमें खटका भी नहीं वो शब्द। और वो शब्द उन्होंने किसी लेखिका का नाम लेकर नहीं कहा था, विभूति राय ने कहा था लेखिकाएं अपने आप को सबसे बड़ी छिनाल समझती हैं या समथिंग लाइक दैट। तो पहली बात तो ये कि मैत्रेयी पुष्पा ने अपने सिर पर जो टोपी लगाई वो उसने आत्म प्रचार के लिए लगाई, मैं आज भी कहूँगी ये बात। और किसी महिला को आपत्ति नहीं हुई और किसी महिला ने इस पर सवाल नहीं उठाया। वो अलग बात है कि मैत्रेयी ने इसको एक आंदोलन बनाने की कोशिश की, और उसमें काफी लोग जिसमें जनसत्ता के पत्रकार ओम थानवी, जो कि हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र और हितैषी अपने को मानते थे, पब्लिसिटी के लिए, सर्कुलेशन के लिए उन्होंने इस कैंपेन को साल भर चलाया, बिना ये सोचे कि जिससे वो लड़ रहे हैं वो कैंसर का 3rd स्टेज का मरीज है, रवींद्र कालिया। वो किताब वो सफ़र था कि मुकाम था अपने आप में इतनी खराब, इतनी बैडली रिटन किताब है, हिंदी की शायद सबसे बुरी लिखी किताब अगर कोई है तो वो सफ़र था कि मुकाम था, क्योंकि उसमें उन्होंने खाली लड़ाई दिखाई है। और वो लड़ाई है भी नहीं भाई, तुम किससे लड़ रही हो, जिससे लड़ रही हो तुम, उसने तो आपके लिए कहा ही नहीं, आपने तो अपने सिर पे टोपी लगाई है, आत्म प्रचार के लिए लगाई है। और सब लोग क्या कह रहे हैं कि क्योंकि राजेंद्र यादव के निधन के बाद ये किताब आई इसलिए इतनी खराब है, क्योंकि आधी किताब तो राजेंद्र लिखते थे, उनकी सभी किताबों का पुनर्लेखन राजेंद्र यादव ने किया। अच्छा। तो जिसकी किताबों का पुनर्लेखन एक दूसरा इतना बड़ा पहुंचा हुआ संपादक कर रहा है, तो उसको तो बोलने का हक ही नहीं है। और इतनी खराब किताब को लेकर अगर वो उसकी पब्लिसिटी कर रही हैं या उसके ऊपर 2-4 इनाम पा रही हैं, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैत्रेयी पुष्पा ने स्त्री विमर्श का बहुत अहित किया है, मैं ये मानती हूँ। हालांकि उस आंदोलन से बहुत सारी स्त्रियां भी तो जुड़ी थीं। नहीं, स्त्रियाँ जुट गई थी, क्योंकि देखिए पब्लिसिटी का मौका होता है ना, जैसे कि होता है कि भाई एक लुटिया गंगा जल तुम भी ले आओ भैया, एक वहाँ गंगा जल के नाम पे गंदा जल भी लेते हैं लोग, दूषित जल है लेकिन ठीक है गंगा जल के नाम से प्रसिद्ध, तो ले आओ। तो हर एक कोई उसमें शामिल हो गया, क्योंकि एक उत्तेजना थी उसमें, एक उत्तेजना थी। और मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी किताबों में भी यही काम किया, उत्तेजित करने का काम किया उसने हमेशा। वो एक उद्दीपक है, एजेंट प्रोवोकेटियर इसे इंग्लिश में कहते हैं। शी इज़ एन एजेंट प्रोवोकेटियर। तो वो तो हमेशा ही कोशिश करती, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि जो भी उसके अंदर प्रतिभा की कमी है उसको वो प्रचार से पूरी करना चाहती है। और उनकी किताबों के शीर्षक भी राजेंद्र यादव देते थे, गुड़िया भीतर गुड़िया और ये सब दुनिया भर के जितने चाक और ये सब है, तो वो सब शीर्षक वो दिया करते थे राजेंद्र यादव। तो 3/4 प्रतिभा तो राजेंद्र यादव की है, जिसको कि हम लोग वाह वाह करे जा रहे हैं। नहीं, लिखने का तो श्रेय देती हैं और राजेंद्र यादव को। हाँ, वो कि उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए भेजा और कहा कि देख के लिखो। वो चौकटा दे देती थी कि ये चौकटा है मेरे पास, कि भाई एक मास्टर नहीं है, एक औरत है गांव की, एक मास्टर के प्यार में पड़ी हुई है। और राजेंद्र यादव का फर्टाइल दिमाग था, इतना उपजाऊ दिमाग था, तो अपनी रचनाओं पे वो आदमी मेहनत नहीं करता था, वो मैत्रेयी पुष्पा की रचनाओं पे मेहनत करता था, ज्योति कुमारी के लिए मेहनत करता था वो। तो उसने तो अपना जीवन बर्बाद किया। अच्छा, बर्बाद करने वाले बहुत होते हैं, लेखकों में आत्महंता बहुत होते हैं। रवींद्र कालिया ने जब वो इंटरव्यू छापा था, उसका प्रूफ देखकर मैंने रवि से कहा था कि रवि इसमें ये 3 शब्द खराब हैं। और रवींद्र कालिया से विभूति ने आके ऑफिस में कहा, अरे तुम डर गए क्या, अरे ममता जी तो तुम्हें डराती रहती है ऐसी, अरे छापो, और प्रेस में भिजवा दिया मैटर। तो वो सारी कुल मिला के मूर्खता की एक जमात थी वो पूरी की पूरी। और मैं ये मानती हूँ कि उस इंटरव्यू को छपना ही अपने आप में मूर्खतापूर्ण था, और अगर छपती तो संपादितों के छपती, जो संपादक ने काम नहीं किया। और हम लोग गोवा चले गए, क्योंकि हम लोग को कोंकणी राइटर को ज्ञानपीठ अवार्ड देना था, रविंद्र केलेकर को।
तो हम लोग सब के सब गोवा चले गए। जब गोवा में कोर्नलिम बीच पे बैठे हुए थे तब किसी ने कहा कालिया जी आपकी फ़ोटो टीवी में आ रही है और कुछ छिनाल विनाल प्रकरण पे बात हो रही है। तो सब हंसने लगे। नामवर जी हमारे साथ थे। नामवर जी कहने लगे कालिया हो गया, अब तो काम हो गया। उन्होंने कहा हाँ शुरू हो गया कांड, उन्होंने कहा। तो आप देखिए वो सारे का सारा जो था वो पूरी तरह से टेलर्ड था। और उसमें आज भी मैं ये कहूँगी, ये बात मैं तुम्हारे माध्यम से ये बात कह रही हूँ कि वो उस समय ज्ञानपीठ में सुशील सिद्धार्थ काम करते थे। रवि ने उन्हें अपना विश्वास पात्र बनाया हुआ था, वो चालाक आदमी थे। उन्होंने प्रूफ ले जाकर इस इंटरव्यू का इंडियन एक्सप्रेस में कृष्णा सोपती के रिश्तेदार भतीजे या भांजे कोई काम करते थे, उनको जाकर दे दिया। उन्होंने इसका ट्रांसलेशन करके छापा कि भारतीय ज्ञानपीठ ज्ञानोदय सेज प्रोस्टिट्यूट फॉर ऑल विमेन राइटर्स। अब छिनाल शब्द का अनुवाद प्रोस्टिट्यूट नहीं होता है, होता बिल्कुल। छिनाल इज अ प्लेफुल वुमन। मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक पूरी किताब लिख सकती हूँ, जैसे सफर था मुकद्दर। उसके जवाब में मैं पूरी किताब मेरे पास है। कृष्णा सोपती की स्टेटमेंट्स मेरे पास है, उनकी राइटिंग में, जबकि वो आंदोलन में थी। उनकी राइटिंग में। सोपती जी आंदोलन में थी। एक जगह मैंने थोड़ा सा दिया है ना। नहीं, आंदोलन में भी लेकिन वो थी। नहीं, आंदोलन में चुप थी, वो चुप थी शायद, उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा था। अच्छा, आंदोलन में चुप थी वो। तो उनकी तो अलग रवि से लड़ाई थी ना। वो जो रवि ने उनके ऊपर संस्मरण लिखा था, अच्छा, उसके ऊपर लड़ाई थी। रवि फंसते रहते थे, पत्रकार लोग फंसते ही रहते हैं। हाँ। तो नेक्स्ट ये कि आप नए नए राइटरों को पढ़ती रहती हैं। अक्सर मैं आपको फेसबुक पे समीक्षाएं और उनके बारे में लिखते हुए देखती हूँ। तो आपको किस तरह की उनकी कृतियाँ अच्छी लगती हैं और कौन कौन से नए राइटर हैं जो आपको पसंद है? इतनी किताबें मैंने पढ़ी हैं और इतनी कहानियाँ अच्छी अच्छी पढ़ी हैं। हाँ। बल्कि मैं कहना चाहती थी, जब इधर बीच में बहुत कविता की बातें हो रही थी, सब कह रहे थे ये कविता बहुत अच्छी है, वो कविता बहुत अच्छी है, लोग कविताएं कोट कर करके बता रहे। मैंने कहा अरे कहानी कहाँ पीछे है। हाँ। कहानी इस समय इतनी आगे है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी मैंने 2 दिन पहले ख़त्म किया है वंदना राग का उपन्यास सरक फंदा। हाँ। वो मैंने अभी ख़त्म किया पढ़ के। इतना मज़ेदार उपन्यास है, इतना अच्छा उपन्यास है, महत्वपूर्ण भी है और मज़ेदार भी है। अब मैं शुरू कर रही हूँ, अब मैं पढ़ रही हूँ आजकल गीताश्री की 11 लंबी कहानियाँ। हाँ, वो भी नहीं आई है। बहुत अच्छी नहीं आई किताब। और कहानियाँ गीता की ऐसी हैं कि आप दूसरी बार भी पढ़ ले, तीसरी बार भी पढ़ ले। हाँ, उनकी कहानियाँ उसकी बड़ी अच्छी कहानियों होती हैं। में मसाला और दिलचस्पी और मज़ा और विचार सब होता है। हाँ, मैंने उनकी 2-3 किताबें पढ़ी हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं। मैंने भी बहुत पढ़ी है। एक पढ़ते नहीं है, दूसरी आ जाती है, फिर एक आ गई है राजपाल से उसकी मैंने किताब। लिट्टी चोखा पढ़ा है और अच्छा, लेडी उतना सर्कल उर्वर दिमाग पढ़ा। और किसी का नहीं होगा। हाँ, लेडी सर्कल पढ़ा है और सामा चकवा पिछले साल हाँ, पढ़ी सामा थी। चकवा मैंने भी तो पढ़ी है, बहुत मैंने पढ़ी, सुंदर बहुत है। अच्छी है। हाँ, वो कल्पना अच्छा, फिर क्या गजब का करती हैं। प्रत्यक्षा का बारिशगर बहुत अच्छा था। आजकल उसकी नई किताब शीशा घर मेरे पास आई हुई है। तो मेरा इरादा बारिशगर मेरे आजकल पास के है, अंदर मैं लेकिन शुरू अभी पढ़ नहीं करूंगी। पाई हूँ, पढ़ूंगी। आजकल के अंदर शुरू करूंगी। उपन्यास है शीशा घर। अच्छा, फिर कहानियाँ तो इतनी अच्छी आ रही हैं आजकल। देखिए, चंदन पांडे की कहानी शुभ विवाह और चोट। चोट क्या गजब की कहानी है उसकी। कहानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऊपर और इतनी अच्छी कहानी उसकी है चोट। और शुभ विवाह पूरी तरह गांव में ले जाती है आपको। मनोज पांडे की प्रतिरूप कहानी और ये स्वर्णिम देश की कहानी और मनोज पांडे की एक से एक कहानियाँ। पानी, एक गजब की कहानियाँ हैं उसके पास। फिर अखिलेश की किताब अक्स संस्मरण। मैं कहती हूँ संस्मरण जो है वो कहानी को मात दे रहा है। इतना अच्छा संस्मरण है वो। और नए लोगों में आप देखिए, एक से एक शहादत नाम का एक लड़का है, वो इतनी अच्छी कहानियाँ लिख रहा है। ज़िबह है उसकी एक कहानी है, बहुत अच्छी। एक कहानी मैंने पढ़ी, सुनील नाम का एक लेखक है, उसकी कहानी है छाला। कैंसर के बारे में इतनी अच्छी है। जो बच्चे गुटखा खा, बच्चे नहीं, जो लोग गुटखा खाते हैं उनके बारे में और उस पीड़ा के बारे में बहुत अच्छी कहानी थी। ये वनमाली कथा में मैंने पढ़ी। और मैं कहूँगी वनमाली कथा में इतनी अच्छी कहानियाँ आ रही हैं। कुणाल सिंह खुद तो कहानीकार है ही, लेकिन कहीं वो बहुत अच्छा संपादक है। क्योंकि एक अंक में अगर आपको 2-2, 3-3 कहानी। एक बहुत अच्छी कहानी मैंने पढ़ी यार, रश्मि कुलश्रेष्ठ की यूजलेस आदमी। रश्मि कुलश्रेष्ठ, अच्छा। वनमाली कथा में यूजलेस आदमी, बहुत अच्छी। यूजलेस आदमी है, पुरुष जो वंध्या होता है ना,
उसके बारे में। अब ये बिल्कुल नया विषय है, इस पर बहुत कम लिखते हैं। इस पर राजी सेठ ने एक कहानी लिखी थी बड़ी मार्मिक किस्म की, कि वो पता चल जाता है कि पुरुष के अंदर क्रोमोसोम नहीं है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता है वो, लेकिन जब डॉक्टर के जाते हैं तो माँ ठेल कर महिला को साथ भेजती है, पत्नी को, कि नहीं तो तू साथ जा, ताकि लोग ये समझे, पड़ोस अड़ोस के लोग और समाज के लोग, कि डिफेक्ट जो है औरत में है। ये राजी सेठ की कहानी देखिए, पीढ़ियों का अंतर इसी से पता चलता है। और उस कहानी में जो है वो सीधे सीधे पता चल रहा है कि पुरुष जो है नाकाम है। पुरुष को भी पता चल गया ये बात, और वो जानता है कि धीरे से कि उसकी पत्नी वहाँ जाकर बात कर रही है कि एडॉप्शन के लिए कहाँ से हम बच्चे को गोद ले सकते हैं, किसी संस्था में जाकर, सामाजिक संस्था में। तो ये एक नए तरीके की कहानी है एकदम से। पहले ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें होती थी कि पुरुष में कमी है तो स्त्री को ही दोष दे दिया जाता था। हाँ, यही था। और तो ये कहानी उससे बिल्कुल अलग है, ये प्रस्थान बिंदु है ये कहानी। अच्छा, हाँ, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं अच्छा, पढ़ूंगी। बहुत अच्छी कहानी है। हमारे वहाँ इसी पे एक सोहर है, मतलब जैसे आपने कहा ना कि स्त्री पे दोष लगा दिया अच्छा। जाता है कि सासू कहेली अजिनिया ननद बृंदा बाझिन, अच्छा, और जिनी प्रभु हथवा पकड़ले से घर से निकाले ले। जितेंद्र श्रीवास्तव ने एक कविता लिखी है, हाँ, सोन चिरई पढ़ी है मैंने। हाँ, तो वो उसी उसे कहते हैं सोहर, तू वंध्या है तो हमारी छाया पड़ जाएगी। हाँ, और ये कितना उसे टॉर्चर करते हैं। जब वो स्त्री घर से निकल जाती है, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ से उसको लौटा दिया जाता है, और आखिर में वो नदी के किनारे बैठी है, वहाँ कोई, हाँ, कोई मिलता याद है मुझे। हाँ। और सोचिए जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको कंधा देने वाले उसके 8 बेटे होते हैं। तो आपने अपने आप को किसी बात के दायरे में नहीं बांधा, ना, बिल्कुल नहीं, है ना। तो आपको लगता है कि आज का स्त्री विमर्श अकादमिक ज़्यादा हो गया है और आम स्त्री के रोजमर्रा के संघर्षों से दूर होता जा रहा है? हाँ। आपको ऐसा लगता है? नहीं, मतलब अकादमिक हो गया है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसको एक विषय की तरह अध्ययन तो इसका करना चाहिए, स्त्री विमर्श का। लेकिन इससे स्त्री के अंदर वो गांठें नहीं बननी चाहिए जिनसे कि परिवार और समाज पीड़ित हो। नेक्स्ट सवाल ये था कि क्या घर के भीतर का लोकतंत्र बाहर के लोकतंत्र से ज़्यादा ज़रूरी है? हमें समझती बहुत ज़रूरी, दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन भीतर के लोकतंत्र से हम आत्मविश्वास कमाते हैं, और उसके बिना बाहर के लोकतंत्र को हम कैसे झेलेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह तो हम दमित हैं और सताए हुए हैं, और दूसरी जगह जाकर हम झंडे उठाकर कहें हम तो स्वतंत्र हैं। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ सबसे ज़रूरी है कि घर में, परिवार में हमारे पास पूरी आज़ादी हो बोलने की, गलतियाँ करने की और अपना मनमाना करने की। ये सारी चीज़ें एक स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और बाहर के लोकतंत्र में तो जाहिर है कि हमारे काम करने की आज़ादी, हमारे बोलने की आज़ादी, चलने फिरने की आज़ादी और समान वेतन पाने की आज़ादी, अगर वो नहीं मिल रही है तो उसके लिए लड़ने की आज़ादी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पे हमने एक चीज़ महसूस की थी कि मैंने आपको बताया है कि एक स्त्री हैं जो स्त्रीवादी कहती हैं अपने आप को, और मंच पे बैठी थी और कविता पढ़ने का उनका नंबर आया, उससे पहले ही वो नीचे उतर जाती हैं और कहती हैं हम घर जाएंगे। वो इसलिए कि उनके पति नाराज़ हो जाते हैं अगर वो लेट समय पे अपने घर पहुंचती तो एक तरफ आप स्त्रीवादी हैं और दूसरी तरफ घर में आपका ही शोषण हो रहा है एक तरह से कि आप अपने समय से घर नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपसे सवाल किया जाएगा। तो घर के भीतर का लोकतंत्र देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सवाल इलाहाबाद के कॉफ़ी हाउस पे है। अच्छा। कि कॉफ़ी हाउस में, क्योंकि भाई उस समय कॉफ़ी हाउस बहुत ज़्यादा साहित्यकारों के लिए चर्चे में रहा है, हाँ, लेखकों के लिए, तो उसमें खूब पढ़ने लिखने की साहित्यकारों के बीच में बातचीत होती थी। तो क्या वहाँ पे महिलाओं के भी बैठने की सुविधा थी या सिर्फ पुरुषों का बोलबाला था? देखिए, आप ले गई मुझे 1970-80 के माहौल में। वहाँ पर जाहिर है कि महिलाओं के बैठने के लिए का अलग हॉल था। एक छोटा हॉल था जिसमें 8-10 टेबल कुर्सी पड़ी थी, और वहाँ लोग अपने बच्चों के साथ जाते थे, महिलाएं जाती थी और वो अपने बच्चों को डोसा खिलाती थी, कोक पिलाती थी और आ जाती थी।
हम कभी उसमें नहीं बैठे, क्योंकि जो मुख्य हॉल था वो जीवन से भरपूर था। वहाँ पर सिगरेट का धुआं था, वहाँ पर कॉफ़ी की खुशबू थी, वहाँ हरी पगड़ी लगाए हुए वेटर थे, और वहाँ लेखकों का बेशुमार शोर था। और सब बात कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एक एक टेबल पे 20-20 गिलास पानी और कॉफ़ी पड़ा हुआ है, तो हम वहीं जाकर बैठते थे। हमसे कई बार कहा भी जाता था कि यहाँ बहुत धुआं है, यहाँ मत बैठो। हम वहीं में जाकर बैठते थे, क्योंकि हमें वहीं अच्छा लगता था। वही जीवन था, वही जीवन के सवाल थे, साहित्य के सवाल थे। तो जाहिर है कि जगह दो थी, लेकिन ये डिपेंड करता था कि हमने कौन सी जगह चुनी। और हमने हमेशा मेन हॉल चुना। हाँ, लेकिन पुरुषों के द्वारा अलग अलग किया गया था। हाँ, वो व्यवस्था समझिए इंडियन कॉफी हाउस की थी। हाँ, कि उन्होंने अलग अलग किया था, क्योंकि हो सकता है सभी स्त्रियाँ इस तरह का शोर शराबा, धुआं, प्रदूषण नहीं पसंद करती, और अपने बच्चों को एक आदर्श माहौल में रखना चाहती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके समय में लेखकों की बैठने की बहुत सारी जगहें हुआ करती थी, पढ़ने लिखने की गंभीरता से बातें होती थी। आज के समय में हर बात सोशल मीडिया पर आ गई है। क्या आपको लगता है कि गंभीरता कुछ कम हुई है? हाँ, गंभीरता तो कम हुई है। आज तो छोटी छोटी बातों को तुमार बनाकर और एक हफ्ते चलाया जाता है, उसके बाद वो ऐसे विलुप्त होती है कि जैसे कभी थी ही नहीं है। जबकि हमारे कॉफ़ी हाउस में अगर कोई साहित्यिक मुद्दा उठ गया तो उस मुद्दे पर बड़ी लंबी बहस होती थी, और वो धारावाहिक चलती थी। ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो गई, आज घर चले गए तो अगले दिन हाँ भाई, तो फिर दूधनाथ की कहानी रीछ के बारे में क्या ख्याल है? हाँ भाई, दूधनाथ ने नमो अंधकारम किसके ऊपर लिखी है? अब इस पर चर्चा हो रही है देर तक। तो हमारे यहाँ मुद्दे ज़्यादा गंभीरता से लेते थे, और वो गंभीर मुद्दे होते थे। कभी कभी छोटी छोटी बातें उठाई जाती थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे हम लोग। हम लोग ज़्यादा महत्व साहित्यिक मुद्दों को देते थे। तो एक सवाल आपके उपन्यास बेघर पे, कि उपन्यास जो है उस दौर में बहुत हलचल मचाई थी। तो क्योंकि इसमें प्रेम और विवाह के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी गई थी। आज जब लिव इन रिलेशनशिप और ओपन मैरिज की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बेघर की नायिका अपने समय से बहुत आगे थी? हाँ, निश्चित रूप से वो आगे थी। और क्योंकि मैं बम्बई में मैंने उसे सिचुएटेड दिखाया है, संजीवनी को, तो जाहिर है कि मेरे अंदर ये बात बड़े पहले से, बचपन से ये मेरे अंदर थी ये बात, कि लड़कियों को ज़्यादा सज़ा मिलती है अपने खुले व्यवहार की। लड़के तो छूट जाते हैं, लड़कों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लड़कियां ही हैं जो सफ़र करती हैं। और इसमें आप ये देखिए कि वो ये बहस करना चाहती है कि मैं फिर भी तुम मेरे जीवन के पहले ही पुरुष थे, पहला जो मिला वो तो बिल्कुल गलती थी, एक अचानक किसी ने मुझे पकड़ लिया। इससे लड़की अपराधी नहीं हो जाती, इससे लड़की यौन कर्म की कोई अभ्यस्त नहीं हो जाती है। लेकिन उसको सज़ा मिली क्योंकि उसका जो पुरुष था वो उतना जागरूक नहीं था। परमजीत जो है वो उसी पुरानी मानसिकता का था जिस मानसिकता की उसकी माँ और भाभी थी। वो मान के चलता था कि लड़की अगर जो हो वो असूर्यम पश्चा हो। आपको लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए, आपको लड़की जागरूक भी चाहिए, कंधे से कंधा मिला के काम करने वाली भी चाहिए, लेकिन कभी किसी पुरुष ने उसे जाना भी ना हो। ये मानसिकता कूपमंडूक मानसिकता है जो आज भी दिखाई देती है। जी, एक आखिरी सवाल जी, कि रविंद्र कालिया जी बेसिकली कहाँ से थे, और जो उनका मेन घर जहाँ पे भी था वो क्या आपने कभी वहाँ गई हैं? हाँ हाँ बिल्कुल गई हूँ, मैं तो रही हूँ वहाँ जाकर, शादी के बाद भी वहाँ गई। वो पंजाब के थे, हिमाचल प्रदेश के थे ओरिजिनली, हिमाचल प्रदेश पंजाब में शामिल हो गया। और एक कालिया सरनेम के बारे में लोग पूछते हैं कि कहाँ से आया, तो वो काली के उपासक थे इनके पूर्वज, हाँ। और इसलिए उनको कालिया कहा जाता था, जो इंग्लिश में लिखते लिखते कालिया हो गया। ओके। तो इस तरह इनका सरनेम कालिया हो गया। और ये जलंधर के थे, इनके पिता हेड मास्टर थे कॉलेज स्कूल के, हायर सेकेंडरी स्कूल के, और इनके सब घर में उच्च शिक्षित थे माँ के सिवा।
और बहुत अच्छा माहौल था इनके घर का, लेकिन इनका साहित्य में रुचि लेना किसी को पसंद नहीं था अच्छा। घर में। हाँ। वो ये सोचते थे कि साहित्य से ये बिगड़ जाएगा, इससे अच्छा कि कोई परमानेंट सरकारी नौकरी करे। अच्छा। और वो चाहते थे वो घर में ही रहे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इसके भाई और इनकी बहन दोनों विदेश चले गए थे। छोटा सा परिवार था, ये अकेले रह गए थे, तो माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे ये कहीं जाए। जब ये बम्बई गए तो वो बहुत रोए, कहने लगे हमारा तो क्रियाक्रम करने वाला भी कोई नहीं है। इस तरह से उन्होंने कहा। तो बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रंग मुझे भी शब्द बहुत रितु अच्छा आपसे लगा। बातचीत करके बहुत बहुत धन्यवाद।